हेलो स्टूडेंट, मैं सारिका आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में दिए गए बड़े भाई साहब इस पाठ का भाग 1। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लेखक प्रेमचंद जी का परिचय। लेखक प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लमही गांव में हुआ। उनका मूल नाम धनपत राय था। आगे चलकर उन्होंने प्रेमचंद इस नाम से हिंदी में साहित्य लेखन का कार्य किया और इसी नाम से वे प्रसिद्ध हुए। 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहावसान हुआ। आइए देखते हैं प्रेमचंद जी का साहित्य। प्रेमचंद जी ने 300 से भी अधिक कहानियां लिखी जो मानसरोवर नामक पुस्तक के 8 भागों में संकलित है। इसके अलावा इनके प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र ये उनका अपूर्ण उपन्यास है जिसे उनके बेटे अमृत राय ने पूरा किया। यही उनका अंतिम उपन्यास है। हिंदी साहित्य में किए गए कार्य के कारण उन्हें कहानी सम्राट एवं उपन्यास सम्राट की उपाधि भी प्राप्त हुई। प्रस्तुत पाठ में एक बड़े भाई साहब हैं जो है तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उनसे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण घर में उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल अर्थात एक उदाहरण का काम करे। अक्सर ऐसा होता है कि घर में जो बड़े होते हैं उन्हें बार बार ये हिदायत दी जाती है परिवार के लोगों से कि आपको हमेशा अच्छा करना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए, क्योंकि आपका देखा देखी आपके छोटे भाई बहन भी वही सीखते हैं। इसलिए बार बार उन्हें बहुत अच्छा करने की सलाह मिलती है। भले ही वह उम्र में छोटे ही हो, परंतु उनसे कोई एक छोटा है, इसके कारण वह बड़े हो जाते हैं और बार बार ये बड़प्पन का भार उन पर लादने के कारण उनका बचपना कहीं न कहीं इसमें खो जाता है। इस पाठ के जो बड़े भाई साहब हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि उनसे एक छोटा भाई है जिसकी वजह से उन्हें बार बार ये ध्यान रखना पड़ता था कि वह ऐसा कुछ भी न करे जिससे कुछ गलत असर उनके छोटे भाई पर पड़े। और इसी सब के फेर में उनका खुद का बचपन कहीं न कहीं खो जाता है। वो सारे काम भी नहीं कर पाते, जैसे खेलना कूदना, दोस्तों के साथ घूमना, ये वह नहीं कर पाते क्योंकि कहीं न कहीं उनका छोटा भाई भी ये सब करे और पढ़ाई से दूर हो जाए। इसलिए बार बार वह इन सारी अपनी आदतों को वह नहीं करते हैं और इसी में उनका बचपन नष्ट हो जाता है। इस कहानी में छोटा भाई अपने और अपने बड़े भाई की कहानी आपको सुना रहा है। देखते हैं कहानी बड़े भाई साहब। पाठ के इस अंश में लेखक अपने बड़े भाई साहब के बारे में बता रहे हैं कि वे पढ़ाई को कितना अधिक महत्व देते थे। लेखक कहते हैं कि मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे, दर्जा अर्थात कक्षा। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम अर्थात शिक्षा जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते।
इस भवन की बुनियाद, बुनियाद अर्थात नींव बहुत मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान, आलीशान अर्थात बहुत सुंदर महल बन सके। यहाँ पर लेखक ये कहते हैं कि उनके बड़े भाई साहब अपनी शिक्षा की नींव को मजबूती से डालना चाहते थे, ताकि वे आगे चलकर जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके। यही कारण था कि 1 साल का काम 2 साल में करते, कभी कभी 3 साल भी लग जाते, अर्थात हर कक्षा में 1 साल की जगह 2 साल लगाते और कभी कभी तो 3 साल भी लगा देते थे। उनका मानना यह था कि अगर हम घर की नींव सही नहीं डालेंगे तो मजबूत मकान कैसे बनेगा। पुख्ता, पुख्ता अर्थात मजबूत, अर्थात अगर हम शिक्षा के पहलुओं को अच्छे से नहीं समझेंगे तो अपना भविष्य सुंदर कैसे बनाएंगे। लेखक कहते हैं, मैं छोटा था और वे बड़े। मेरी उम्र 9 साल की थी और वह 14 साल के थे। इसी वजह से उन्हें मुझे तंबीह, तंबीह का अर्थ है डांटना, फटकारना, और निगरानी, निगरानी का अर्थ है देखभाल करना, का पूरा अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार, जन्मसिद्ध अर्थात जन्म से प्राप्त अधिकार था। यह लेखक कहना चाहते थे कि मेरे बड़े भाई को मुझसे बड़ा होने के नाते उन्हें पूरा पूरा अधिकार था कि वह मुझे डांट भी सकते थे और वह मुझे मेरी निगरानी करने का, मेरी देखभाल करने का पूरा अधिकार भी उन्हें था। और मेरी शालीनता अर्थात मेरी विनम्रता इसी में थी कि उनके हुक्म को अर्थात उनके आदेश को मैं कानून समझूं, आज्ञा समझूं और उनकी हर कही बात का पालन करूं। यहाँ लेखक अपने बड़े भाई साहब के पढ़ाई के महत्व को बता रहे हैं। वह कहते हैं कि वह स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील, अध्ययनशील अर्थात पढ़ाई को महत्व देने वाले थे। हर दम किताब खोले बैठे रहते और जब पढ़ पढ़ के थक जाते तो शायद अपने दिमाग को आराम देने के लिए कभी अपनी कॉपी पर अर्थात नोटबुक पर या किताब के हाशियों पर, हाशिए यानी किनारा या मार्जिन पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी तो एक ही नाम या शब्द या वाक्य को 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को, शेर अर्थात शेर व शायरी को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी कभी ऐसे शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न सामंजस्य, सामंजस्य अर्थात तालमेल। लेखक कह रहे हैं कि वो जो कुछ भी लिखते तो उसका कोई अर्थ ही समझ में नहीं आता। यहाँ पर एक उदाहरण लेखक ने बताया है। मसलन, मसलन का अर्थ होता है उदाहरण। लेखक कह रहे हैं कि एक बार मैंने उनकी कॉपी पर, उनकी नोटबुक पर यह इबारत देखी। इबारत अर्थात रचना या कोई लेख, जिस पर लिखा था स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्वेत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की, लेखक कहते हैं मैंने बहुत चेष्टा, चेष्टा अर्थात कोशिश की इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं कि बड़े भाई साहब ने यहाँ पर क्या लिखा है, लेकिन बहुत देर तक उसे देखने के बाद लेखक असफल रहा और उनसे पूछने का साहस तो उनमें था ही नहीं, क्योंकि बड़े भाई साहब 9वीं जमात में थे, जमात यानी कक्षा, और लेखक 5वीं में। और लेखक कहते हैं यही कारण है कि उनकी रचनाओं को समझना अर्थात उनका लिखा समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी, अर्थात यह समझना मेरे लिए
आसान नहीं था। पाठ के इस अंश में अब लेखक अर्थात छोटा भाई अपने बारे में बता रहा है। लेखक कहते हैं, मेरा जी अर्थात मेरा मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता। 1 घंटा भी किताब लेकर अगर मैं पढ़ने बैठूं तो मुझे पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल काम लगता। इसलिए मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था और कभी कंकरिया कंकरिया अर्थात पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े उछालता, कभी कागज की तितलियां बनाकर उड़ाता और यदि इसमें कोई उनका साथी या मित्र मिल गया तो पूछना ही क्या, उनके साथ खेलते खेलते कभी चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद जाते, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठाते। और इतना सब कुछ खेलकर जब अंत में वह अपने कमरे में आते तो भाई साहब का वह रौद्र रूप अर्थात गुस्से वाला रूप देखकर उनके प्राण सूख जाते अर्थात वह बहुत डर जाते। जैसे ही बड़े भाई साहब उनको खेल कर आता हुआ देखते तो उनसे पहला सवाल यही करते, कहाँ थे? और हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में अर्थात इसी अंदाज में वह अपने छोटे भाई से पूछते और हमेशा की तरह लेखक के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, वह केवल मौन रह जाते। हमेशा लेखक को ऐसा लगता कि न जाने उनके मुंह से यह बात क्यों नहीं निकलती कि भैया जरा सा बाहर खेल रहा था, परंतु अपने भाई के गुस्से के आगे वह हमेशा मौन रह जाते और उनका मौन यह कह देता था कि मुझे मेरा अपराध, मेरी गलती स्वीकार है। और हमेशा की तरह बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को स्नेह और रोष, स्नेह अर्थात प्रेम और रोष अर्थात गुस्सा, इन दोनों के मिले जुले रूप से उनका सत्कार करते अर्थात उनको डांटते। यहाँ पर छोटा भाई अर्थात लेखक ये कहना चाहते थे कि यदि उनके बड़े भाई साहब उनको डांट रहे हैं तो उनके इस डांट में भी उनके प्रति प्रेम छुपा है, चिंता छुपी है और इसीलिए उनका डांटना भी उन्हें कभी बुरा नहीं लगता था। अपने छोटे भाई को पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद में रुचि लेते हुए देखकर बड़े भाई साहब को बड़ी चिंता होती और कभी कभी उन्हें बहुत गुस्सा भी आता और जब उन्हें गुस्सा आता था तो उसी गुस्से में अपने छोटे भाई को वह कैसे समझाते थे, इसी को यहाँ पर लेखक ने बताया है। लेखक कहते हैं कि जब वह खेल कर कभी घर वापस आते तो बड़े भाई साहब उनको डांटते हुए यह कहते कि अगर इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते ही रहोगे। उस समय अंग्रेजी यह एक मुश्किल विषय माना जाता था और इसीलिए लेखक कहते हैं कि तुम तो पढ़ने में बिल्कुल ही रुचि नहीं ले रहे हो और तुम्हें अंग्रेजी भी पढ़ना है और इसी तरह तुम अंग्रेजी पढ़ते रहोगे तो एक हर्फ यानी एक अक्षर भी तुम्हें नहीं आएगा, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, कोई ऐरा गैरा नथु खेरा अंग्रेजी नहीं सीख सकता। ऐरा गैरा नथु खेरा अर्थात कोई भी आम व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति। अगर ऐसा होता तो सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। इसके लिए तो रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं, अर्थात बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है। खून जलाना अर्थात बहुत अधिक मेहनत करना, तब जाकर यह विद्या आती है, तब जाकर कहीं अंग्रेजी पढ़नी आती है। और आती क्या, हाँ कहने को आ जाती है, क्योंकि बड़े भाई साहब का ये मानना था कि बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो बहुत दूर की बात है। और इसीलिए अपने भाई को समझाते हुए कहते हैं कि मैं कहता हूँ तुम कितने घोंगा यानी आलसी हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। सबक अर्थात कोई शिक्षा, क्योंकि बड़े भाई साहब हमेशा पढ़ते ही रहते थे,
ना कभी वह खेलने जाते, न कहीं घूमने जाते। जब देखो वह पढ़ते रहते और इतना पढ़ने के बावजूद भी वो एक कक्षा में दो दो बार रह जाते, वो पास ही नहीं हो पाते। इसलिए वो अपने छोटे भाई को समझाते हैं कि देखो मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मैं कितनी मेहनत करता हूँ और यह तुम सब अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर, कसूर यानी गलती है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि अपना बड़ा भाई इतनी मेहनत करने के बावजूद भी परीक्षा में सफल नहीं हो रहा है और तुम खेल कूद कर थोड़ी पढ़ाई करके परीक्षा पास कर लोगे, ऐसा तुमने कैसे सोच लिया। अपने छोटे भाई को डांट फटकार लगाते हुए बड़े भाई साहब जो जो कहते उसे सुनने के बाद यह बात तो सामने आ ही जाती है कि किस तरीके से अपने छोटे भाई के सामने एक आदर्श भाई की मिसाल, एक उदाहरण रखने के लिए बड़े भाई ने अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को दबा दिया था। अपने भाई को पढ़ाई का महत्व समझाते हुए बड़े भाई साहब कहते हैं कि इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखा जाते नहीं ना। रोज ही यहाँ क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, परंतु मैं पास भटकता भी नहीं, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे। मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। तुम इस तरीके से खेलने में अपना समय गंवाओगे तो उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इसी तरीके से एक एक क्लास में पड़े रहना है और अपनी पूरी उम्र इसी शिक्षा में लगानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। अगर खेलना ही है तो पढ़ाई छोड़ दो और अपने दादा की, दादा अर्थात यहाँ उनके पिताजी की बात की जा रही है, अपने पिताजी की गाढ़ी कमाई अर्थात मेहनत की कमाई और उनके रुपयों को क्यों खराब करते हो। बड़े भाई साहब की इन बातों से अपने छोटे भाई की पढ़ाई को लेकर जो चिंता है वो यहाँ पर समझ में आती है। बड़े भाई साहब के ऐसी बातें सुनकर, ऐसी लताड़, लताड़ अर्थात डांट डपट को सुनकर छोटे भाई आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो उसने किया था कि पढ़ने के बजाय वो अपना सारा समय खेल कूद में लगा रहा था। तो जब अपराध किया है, गलती की है तो डांट डपाट तो सहना ही पड़ेगा। और भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, यानी कि किसी को कुछ सुनाना हो, कुछ समझाना हो, उपदेश देना हो, इस कला में उनके बड़े भाई साहब बड़े ही माहिर थे। ऐसी ऐसी बातें वो छोटे भाई को सुनाते, ऐसे सुक्तिबान, सुक्तिबान अर्थात मन को, दिल को चुभने वाली बातें कहते कि जिसे सुनकर लेखक कहते हैं मेरे जिगर के अर्थात मेरे हृदय के, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। उन्हें ऐसा लगता कि पढ़ाई का जैसा चित्र बड़े भाई ने यहाँ पर खींचा है वो पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं, और पढ़ाई करने की प्रति उनकी जो साहस, वो हिम्मत है, वो टूट जाती। और उनको ऐसा लगता कि इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मुझ में है ही नहीं। और यहाँ पर लेखक निराश हो जाते। और जब व्यक्ति निराश हो जाता है तो उसके मन में तरह तरह के सवाल आने लगते हैं। उनको तो ऐसा भी लगता है कि जैसे बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि अगर खेलना कूदना ही है तो पढ़ाई छोड़ो और अपने घर चले जाओ। तो उन्हें लगता है कि क्यों ना मैं घर ही चला जाऊं। अगर पढ़ाई इतनी मुश्किल चीज है तो ये मेरे बूते की, यानी कि मेरे बस के बाहर की बात है। और अगर मुझसे यह पढ़ाई हो ही नहीं सकती तो उसमें मैं हाथ क्यों डालूं और अपनी जिंदगी यहाँ पढ़ते पढ़ते खराब क्यों करूं, ऐसा छोटा भाई सोचने लगता है। पाठ के इस अंश में बड़े भाई साहब की डांट फटकार का, सुक्ति बानों का छोटे भाई पर क्या असर होता है, इसका वर्णन किया गया है। लेखक कहते हैं
कि बड़े भाई साहब की बातें सुनकर मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, मंजूर स्वीकार। लेकिन जितनी पढ़ाई के बारे में जितनी मेहनत बड़े भाई साहब कह रहे थे, उतनी मेहनत तो मुझसे नहीं होगी। ये सारी बातें उनके मन में आने लगती हैं, परंतु इन सारी बातों का असर लेखक के मन में कुछ समय के लिए रहता। घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के सारे बादल हट जाते और छोटा भाई अर्थात लेखक एक पक्का इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर, खूब मन लगाकर पढ़ेगा और अपने बड़े भाई को शिकायत का कोई मौका नहीं देगा। इसके लिए वह चटपट अर्थात जल्दी जल्दी एक टाइम टेबल अर्थात समय सारणी बना डालते, क्योंकि उनका मानना था कि बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम अर्थात योजना तैयार किए काम कैसे शुरू हो। इसलिए पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई के लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल तो होना बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल बनाएंगे तो उसके हिसाब से हम अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। इसलिए वह जल्दी जल्दी एक अच्छा सा दिन भर का एक टाइम टेबल बनाते, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक सारे समय में उन्होंने पढ़ाई के लिए समय देकर रखते हैं। खेल कूद के लिए उसमें जरा भी समय नहीं था। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 बजे से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब अर्थात गणित, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन कर स्कूल चले जाना। 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम, फिर 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, खेलना नहीं सिर्फ टहलना, और 6:30 से लेके 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। इस प्रकार उन्होंने एक अच्छा सा टाइम टेबल बना दिया और अब कल से इस टाइम टेबल का अमल शुरू हो जाएगा। बड़ी ही तत्परता से छोटे भाई ने पढ़ाई का टाइम टेबल बना लिया, लेकिन टाइम टेबल बनाने ना अलग बात है और उसका अमल करना अर्थात उस पर उसका पालन करना अलग बात है। पहले ही दिन से टाइम टेबल की अवहेलना अर्थात तिरस्कार शुरू हो जाता है। जब लेखक ने मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती देखी, बच्चों को मैदान पर खेलते हुए देखा, तो वह अनिवार्य रूप से उन्हें खींचकर मैदान लेकर जाती है और वहां जाकर खेलते हुए वह सब कुछ भूल जाते हैं। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी के याद नहीं रहती। यहाँ तक कि उनको ये भी भूल जाते कि इस तरीके से अगर वो खेलेंगे तो एक बार फिर भाई साहब को उनको नसीहत अर्थात सलाह देने की और फजीहत अर्थात अपमान करने का एक और अवसर मिल जाता। परंतु खेल कूद में इतनी रुचि होने के कारण लेखक कुछ पल के लिए यह सब कुछ भूल जाता है। जैसे ही खेल कूद खत्म हो जाती है तो वह अपने कमरे में वापस आते हैं तो कोशिश ये करते कि वह अपने बड़े भाई के सामने न आए। वह उनके साए से भी भागते, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा अर्थात कोशिश करते। कमरे में इस तरह दबे पाव यानी कि बिना आवाज किए आते कि बड़े भाई साहब को इसकी खबर न हो। परंतु बड़े भाई साहब की नजर जैसे ही उन पर पड़ती है, लेखक कहते हैं मेरे प्राण निकल जाते हैं, यानी कि मैं बहुत डर जाता हूँ और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि बड़े भाई साहब के रूप में, उनके डांट के रूप में एक मेरे सर पर एक नंगी तलवार हमेशा लटकती रहती है। अर्थात हमेशा उन्हें ये डर लगा रहता है कि कब बड़े भाई साहब उनके सामने आए और कब उन पर सुख्ती बाण चलाए, कब उनको डांटे फटकारे। सब कुछ जानते हुए भी लेखक कहते हैं मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में
जकड़ा रहता है, उसी प्रकार बड़े भाई की डांट फटकार धुड़कियां खाकर भी मैं खेल कूद का तिरस्कार ये अर्थात उसका अपमान कभी नहीं कर सका। मैं कभी भी खेल कूद से दूरी नहीं बना पाया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा? हमने देखा कि किस प्रकार बड़ा भाई पढ़ाई में कमजोर होते हुए भी पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ता। अपनी छोटी छोटी इच्छाएं जैसे खेलना, कूदना, दोस्तों के साथ घूमना, इन सभी इच्छाओं को वह दबा देता है। क्यों? क्योंकि वह नहीं चाहता कि ये सब करता देखकर उसका छोटा भाई भी यही करे, क्योंकि वह समझ चुके थे कि पढ़ाई के प्रति उनके छोटे भाई का कोई मन, कोई लगाव नहीं है। उनका ज्यादा रुचि खेल कूद में है, परंतु उसके प्रति प्रेम और चिंता होने के कारण वह हमेशा खुद पढ़ते रहते, ताकि वह अपने छोटे भाई को ये समझा सके कि मैं पढ़ता हूँ और मेरे इतना पढ़ने के बावजूद भी मैं परीक्षा में सफल नहीं होता, तो तुम तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हो, तो तुम्हें और ज़्यादा पढ़ाई करनी है, इसलिए खेल कूद से दूर रहना है। और इसी के लिए कई बार उनको डांटते, फटकारते, उनको बहुत ज़्यादा बुरी बुरी बातें सुनाते, और छोटा भाई ये सब कुछ सुनकर खामोश रह जाता है, क्योंकि वह जानता है कि बड़े भाई की इस डांट फटकार में भी उनके प्रति चिंता और फिक्र है, और इसीलिए वह कभी भी उन्हें पलटकर जवाब नहीं देता। तो यहाँ पर बड़ा भाई अपने छोटे भाई के प्रति अपने कर्तव्य को निभा रहा है, और छोटा भाई अपने संस्कारों को यहाँ पालन करता हुआ दिखाई दे रहा है कि वह छोटा है और अपने बड़े भाई की हर बात उन्हें सुननी चाहिए, माननी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।